Hi everyone, this is the second video of the chapter electricity। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज़, चार्ज क्या है, करंट क्या है, यूनिट्स क्या हैं, 1 एम्पियर कैसे डिफ़ाइन करते हैं, पोटेंशियल क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, एट्सेट्रा। सो फ्रॉम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट अ फ्यू बेसिक टॉपिक्स। तो फर्स्ट थिंग जो हम इस वीडियो में बात करेंगे उसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में बात करें, बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द करंट फ्लोज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन डिस्क्राइब इट एज क्लोज्ड and continuous path through which current flows। है क्या? एक closed और continuous path है जिसके थ्रू current flow करता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक सेक्शन मिटा दूं, यहाँ पर एक सेक्शन मिटा दूं, यहाँ पर एक, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा दूं, ठीक, और यहाँ पर हम लोगों ने मान लीजिए एक बल्ब लगा दिया, एक एमीटर एंड अ स्विच, तो ये बन गया एक इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ है जिस पर से करंट फ्लो करता है। तो अगर ये एक बैटरी है, मान लीजिए इसकी पोटेंशियल भी है, तो यहाँ से एक करंट निकलेगा और वो करंट इस पाथ में ट्रैवल करेगा और वापस आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो एक चीज़ जो हम लोगों को इसमें याद रखनी है हमेशा वो ये है कि करंट की डायरेक्शन of flow of current, direction of flow of current in an electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हमको अगर एक बैटरी गिवन है, मान लीजिए एक सेल, हम एक सेल को ऐसे, अभी हम आगे से पढ़ेंगे, हम एक सेल को ऐसे दो लाइंस से डिफाइन करते हैं, एक सीधी लाइन, एक बड़ी, एक छोटी। ये एक सेल है, तो इस सेल का जो लंबी वाली लाइन होती है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली लाइन होती है नेगेटिव टर्मिनल। तो हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेल, एक सेल, अगर हम बहुत सारे सेल्स को मिलाते हैं तो एक बैटरी बनती है। तो बैटरी बेसिकली है क्या? सेल्स का मिक्सचर। दिस इज़ वन सेल, दिस इज़ अनदर सेल, दिस इज़ अनदर सेल। तो अब ये क्या बन गया? बैटरी। तो जैसा कि एक सेल में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वैसे ही एक बैटरी में भी दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें ये ध्यान रखना है दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया है? हमने शुरू किया है पॉजिटिव टर्मिनल से और हम आए कहाँ को हैं? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज opposite to the direction of flow of electrons, opposite to the flow of electrons। electrons के flow के उल्टा होता है। इसका मतलब ये समझिए कि अगर हमारा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमको ये पक्का ध्यान रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन है वो इसका उल्टा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज गोइंग टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, एक किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव
और करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग दो टाइप के कह सकते हैं। लूजली हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर दोज टू टाइप्स? द फर्स्ट वन इज़ एन ओपन सर्किट एंड द सेकेंड वन इज़ अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। तो इनका बेसिकली मतलब ये है कि अगर एक सर्किट में सब कुछ कनेक्टेड है एंड द करंट कैन फ्लो इन इट, पूरे में अगर की क्लोज्ड है, ये जो की है अगर ये की क्लोज्ड है, या फिर इसको हम स्विच भी कह सकते हैं, की भी कह सकते हैं, अगर ये क्लोज्ड है और ये पूरे सर्किट में हमारा करंट फ्लो कर सकता है तो हम उसे कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। अगर ये की ओपन है, खुली हुई है, तो हम कहते हैं उसे ओपन सर्किट। तो अगर की ओपन है तो ओपन सर्किट, अगर की क्लोज्ड है तो क्लोज्ड सर्किट। बेसिकली मतलब है कि पूरे के पूरे सर्किट में अगर करंट जा पा रहा है हमारा तो वो है एक क्लोज्ड सर्किट, अगर नहीं जा पा रहा है तो ओपन सर्किट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ कुछ सर्किट एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग इस सर्किट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये सेल है, ऐसे ही ये बैटरी है, ये हम लोगों ने देखा कि ये एक बल्ब है, ये एक स्विच है, ये एक बैटरी है, ये एमीटर है। तो इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स का एक टेबल आपकी एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है, हम लोग उसको देख लेते हैं। उसमें कुछ कुछ बेसिक एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में गिवन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दिस इज़ द टेबल दैट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स। हम लोग इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट चीज़ में जो दी हुई है वो है इलेक्ट्रिक सेल। जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया, इसका जो लंबा वाला सेक्शन होगा दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड छोटा वाला इज़ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एंड अगर हम लोग बहुत सारे सेल्स को मिला देंगे तो हम लोगों को मिलती है एक बैटरी। ये हम लोगों ने बात की अभी, ये दिस इज़ वन सेल, दिस इज़ सेकेंड सेल, दिस इज़ थर्ड सेल। वी कैन कनेक्ट n नंबर ऑफ सेल्स इन दिस। तो जैसे जैसे हम लोग सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो वी गेट अ बैटरी। इससे ही हमें डेफिनेशन भी मिलती है। व्हाट इज़ अ बैटरी? अ बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ cells. What is a battery? A battery is a combination of cells. Then we have a open switch. देखिए ओपन की मैंने बताया ना, ओपन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम इसमें एक बीच में स्पॉट लगा दें तो ये क्लोज्ड बन जाती है, ठीक है। तो इससे हमें मिलेगा ओपन सर्किट। इसका मतलब ये करंट को फ्लो होने से रोक रहा है पूरे सर्किट में, और ये है एक क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। अगर क्लोज्ड की होगी तो क्लोज सर्किट होगा, अगर ओपन की होगी तो ओपन सर्किट होगा। फाइन। देन यू हैव अ वायर जॉइंट, ठीक है। अगर आपका एक वायर है और इसी वायर से आपका एक और वायर निकल रहा है तो ऐसे आप शो करते हैं एक वायर जॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए एक वायर है और इसके ऊपर मतलब ऐसे ऐसे एक और वायर जा रहा है पर ये यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। मान लीजिए ऐसे और ऐसे हैं ये, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक वायर नीचे है, एक वायर उसके ऊपर है, पर ये ऐसे अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस पर्टिकुलर कर्व। इस कर्व का मतलब है कि दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ ऊपर से जा रहे हैं पर वो टच नहीं कर रहे हैं। देन वी हैव एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देन वी हैव अ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। एक रेजिस्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। फिर एक टर्म है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है रियोस्टैट। रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है। रियोस्टैट इज़ अ डिवाइस जिसकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। तो रियोस्टैट क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस वी कैन चेंज, इट इज़ वेरिएबल, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, या तो हम लोग एक ऐसे एरो लगा दें या फिर हम ऐसे एक एरो लगा दें। इट शोज़ कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव टू डिवाइसेस, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग उसका नाम लिख देंगे, एमीटर के लिए ए और वोल्ट मीटर के लिए वी। हमको जैसा पता है कि एमीटर इज़ डिराइविंग फ्रॉम एम्पियर, ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। एमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पियर एंड वोल्ट मीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम वोल्ट। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमें कहीं पर भी करंट मेजर करना है तो हम एमीटर यूज़ करते हैं, कहीं पर भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम
वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ सर्किट एलिमेंट्स जिनको हम लोग सर्किट्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फाइन। देन कम्स द मेजर टॉपिक of this particular chapter, first major topic of this particular chapter, that is Ohm's law. What is it? It is Ohm's law. ठीक, Ohm's law. Ohm's law क्या है? Ohm's law ऐसा है, एक रिलेशनशिप है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ डू यू डिफाइन Ohm's law, व्हाट इज Ohm's law, तो Ohm's law एक फिजिसिस्ट थे जर्मन, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने 1827 में एक लॉ दिया था। एंड व्हाट इज दैट लॉ डीलिंग विथ? इट इज जस्ट अ रिलेशनशिप। ये क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट और उस पोटेंशियल डिफरेंस, उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ऐसे मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इन एंड्स पर एक बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है, ठीक है। तो ये जो बैटरी ने आपको पोटेंशियल दिया हुआ है V है, और इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है, इसके अक्रॉस, वो है I। तो इस V और इस I के बीच की रिलेशनशिप को हम कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप है क्या? ये रिलेशनशिप ऐसी है, ये रिलेशनशिप कहती है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। तो क्या है कि जो भी इस कंडक्टर के अक्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है और जो इसके अक्रॉस करंट है, ये दोनों क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। प्रोवाइडेड मतलब देयर इज अ कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन? द फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम, ठीक है। व्हाट आर दोज फिजिकल कंडीशन? सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल कंडीशन है टेम्परेचर। अगर हम लोग बेसिक फिजिकल कंडीशंस को सेम रखें, जैसे कि टेम्परेचर, तो V एंड I आर गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग V को इंक्रीज करेंगे तो हमारा I भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दूँ तो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। दिस इज द ओम्स लॉ, ठीक है। एक बार और बताऊं, ओम्स लॉ का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और रिलेशनशिप है क्या? दैट V एंड I आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। अगर फिजिकल कंडीशंस सेम हैं तो अगर मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप वी गेट V अपॉन I इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं V को इंक्रीज करूंगा तो I भी इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि देयर रेशियो इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए, समझते हैं। मान लीजिए V की वैल्यू है 2 वोल्ट्स और करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा V अपॉन I रेशियो क्या होगा? V अपॉन I क्या होगा? 2 वोल्ट्स अपॉन 2 एम्पियर, इसका मतलब 1। रेशियो कितना आ जाएगा? 1। अब मैं क्या कह रहा हूँ? अब इफ़ आई इंक्रीज दिस ट्वाइस आई मेक इट 4 वोल्ट्स। अब जो वोल्टेज हो गई है वो हो गई है 4 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि V एंड I आर प्रोपोर्शनल, अगर ये इंक्रीज हुआ है तो ये भी तो इंक्रीज होगा। अगर ये ट्वाइस हो गया है तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम ट्वाइस। तो अब नया करंट कितना हो गया? 4 एम्पियर। अब अगर हम V अपॉन I रेशियो निकालें तो क्या बनेगा? 4/4 इज अगेन गोइंग टू बी 1। तो ये जो हमारा रेशियो रहा ये कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो इसका मतलब V अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यही जो हमारा कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं R। व्हाट इज R? R इज रेजिस्टेंस,
आर क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इससे हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब V इज इक्वल्स टू I R। ठीक है, ये हमें मिलता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें किससे मिला, ओम्स लॉ से। और R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से हमें क्या मिला, हमें मिला कि R इज इक्वल्स टू V ओवर I। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर हम लोग एक कर्व ड्रॉ करें, अगर हम एक कर्व की बात करें, कर्व फॉर V क्रॉस I, VI, अगर एक VI कर्व की बात करें, मतलब अगर मैं एक पोटेंशियल और करंट की वैल्यूज़ को प्लॉट करूं ग्राफ पर, मान लीजिए मुझे एक टेबल गिवन है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, ऐसे मुझे दिया हुआ है। इसी के साथ ये हमारी वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं और करंट की वैल्यूज़ मुझे दी हुई हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे मुझे वैल्यूज़ दी हुई हैं। इन वैल्यूज़ को अगर मैं प्लॉट करूँ, ये एक एग्जाम्पल वाली वैल्यूज़ हैं, पर अगर मुझे ऐसी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और अगर मैं इनको प्लॉट करता हूँ तो मुझे एक ग्राफ मिलता है। वो ग्राफ कैसा है, वो ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये हमको V की वैल्यू है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है करंट। तो अगर मैं इनको प्लॉट करता हूँ ऐसे, मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट्स आए, मैंने उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मुझे एक सीधी लाइन मिलती है और इसे हम कहते हैं कि ये हमें रेजिस्टेंस बता रही है। ये जो सीधी लाइन है ये हमें रेजिस्टेंस बता रही है। ठीक है, अब देखिए एक साइंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट मैथ्स भी होता है। तो मैथ्स के अंदर हमारा एक फॉर्मूला होता है जो होता है स्लोप। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं एज tan थीटा। ठीक है, तो स्लोप किसी भी लाइन का निकालना होगा तो हम tan थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब V ओवर I इन दिस केस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक मान लीजिए लाइन ड्रॉ करूँ, तो अगर मुझे इस ट्राइंगल में, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे इस ट्राइंगल में tan थीटा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो दिस एल्टीट्यूड इज़ V एंड दिस बेस इज़ I। ठीक है, तो हम लोग tan थीटा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, V अपॉन I। और देखिए हमने ये आगे पढ़ा भी था दैट V अपॉन I क्या होता है, V अपॉन I होता है R के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें स्लोप से पता चलेगा कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अगर स्लोप ज़्यादा है VI कर्व का, अगर इस VI कर्व का स्लोप ज़्यादा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एक VI कर्व है, इसके अंदर हमें दो अलग अलग मटेरियल्स के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। R1 एक मटेरियल है और R2 एक मटेरियल है। दोनों स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब हाँ ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें पूछा जाए कि भाई R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, कौन सा वाला रेजिस्टेंस बड़ा है, तो हम क्या देखेंगे कि किसका स्लोप ज़्यादा है। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा इस केस में, इस केस में ज़्यादा होगा R1 का। क्यों, क्योंकि R1 का स्लोप R2 से ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R1 is greater than R2 because this angle theta 1 is greater than theta 2। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे पता है कि R का वैल्यू होती है V अपॉन I, है ना, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं I की वैल्यू कांस्टेंट कर दूँ, अगर मैं I की एक वैल्यू के लिए देखूँ, मान लीजिए ये वैल्यू के लिए, इसके लिए अगर मैं चेक करूँ तो मैंने I कांस्टेंट कर दिया R1 के लिए भी, और R2 का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन I। तो मैंने I दोनों के लिए कांस्टेंट कर दिया ये। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि भाई किसकी वोल्टेज ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। इसकी पोटेंशियल की वैल्यू है ये और इसकी पोटेंशियल की वैल्यू है ये। ठीक है, अगर I मैंने कांस्टेंट कर दिया तो R और V दोनों प्रोपोर्शनल हैं, R2 और V प्रोपोर्शनल हैं। इसका वाला V है ये V2 और इसका वाला V है ये V1। तो ज़्यादा V जिसका होगा उसी का R ज़्यादा होगा। इससे भी देखिए हमें क्या पता चलता है कि इसका वाला V1 इज़ ग्रेटर देन V2, राइट।
तो हमें क्या पता चलता है फाइनली, दैट R1 इज़ ग्रेटर देन R2। हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कौन सा स्लोप ज़्यादा है। देखिए अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आए तो डरिएगा मत, ये ध्यान रखिएगा कि स्लोप किसका ज़्यादा है अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो भी हो जाएगा। और स्लोप का मतलब क्या है, ढलान, है ना। स्लोप का बेसिकली जनरली मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें स्लोप का मतलब, स्लोप है क्या, स्लोप का मतलब है ढलान। कितनी ज़्यादा ढलान किस चीज़ की है, कौन सी वाली इनमें से लाइन ज़्यादा स्लोपी है ना। तो कौन सी वाली दिख रही है आपको, R1 वाली ज़्यादा है, R2 वाली थोड़ी कम स्टीप है। तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा R1 इज़ गोइंग टू हैव मोर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू R2। ठीक, तो हम लोगों ने ओम्स लॉ देख लिया और हम लोगों ने रेजिस्टेंस देख लिया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, है ना। किसी भी ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो टॉपिक है फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होगा वैसे ये, पर मैं इतना आप लोग समझ जाएंगे। किसी भी एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को ये पता चलता है कि कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। उनमें से फर्स्ट चीज़ है R इज़ प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिए मैं एक कंडक्टर ड्रॉ कर दूँ, ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा। ये हम ध्यान रखेंगे, जितनी ज़्यादा हम लोग इसकी लेंथ करेंगे उतना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा। दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट वी नो। और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ मोर, रेजिस्टेंस इज़ गोइंग टू बी लेस, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन दैट वी हैव। व्हेन वी कंबाइन दीज टू रिलेशनशिप्स वी गेट R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, जिससे कि हमें मिलता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हम लोग यूज़ करते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो इससे देखिए हमको पता चल जाता है कि रो है क्या, रो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो हम लोगों ने अभी अभी लेके आया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और इसे कहते क्या हैं, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, रो RH O, ठीक है। ऐसे ही हमें पता है लेंथ क्या है, लेंथ तो हमें पता है L इज़ लेंथ, A इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है। L इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रो इज़ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, डिपेंड करती है मटेरियल पर। तो हमें पता है कि क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। एक तो डिपेंड करती है लेंथ पर, एक डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और एक रेजिस्टिविटी नाम का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। अब देखिए अगर हमको पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ बताइए, तो रेजिस्टिविटी को हम डिफ़ाइन करते हैं एज, अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, अगर मैं इस फॉर्मूले में L की जगह 1 रख दूँ, मतलब 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्या R और रो बराबर हो जाएंगे। अगर ये भी 1 हो और ये भी 1 हो तो R और रो बराबर हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हम लोग रो को डिफाइन करते हैं एज, व्हाट इज रो, रो इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर फॉर अ कंडक्टर विच इज ऑफ यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी हो, R इज इक्वल्स टू रो। रो को हम डिफाइन करते हैं एज रो इज इक्वल टू R व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 एंड
A इज इक्वल्स टू 1। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिट एंड लेंथ इज यूनिट तो R इज इक्वल्स टू रो। ठीक है, अब अगर हमको रो की यूनिट लिखनी हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले से रो का फॉर्मूला क्या बना लेंगे हम लोग, RA अपॉन L, यही बनेगा। अब हमको पता है यूनिट्स निकालने का तरीका, R की यूनिट इज़ ओम, A की यूनिट इज़, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट इज़ मीटर स्क्वायर, अपॉन L की यूनिट है मीटर। तो हम इस मीटर से इसको कैंसिल कर सकते हैं एंड द यूनिट इज़ गोइंग टू बी ओम मीटर। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट शायद हम लोगों ने बात नहीं करी ना। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, और ये है क्या, ओम। ओम्स लॉ जैसे हम लोगों ने लिखा था तो ओम से ही निकलता है ये। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमको रेजिस्टिविटी की यूनिट लिखी हो तो क्या करेंगे हम लोग, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कहीं कहीं पर हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसको भी लिख लीजिए अगर कहीं पर काम आए तो। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक जो आएगा हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हम लोग सारे रेजिस्टर्स को साथ में कैसे कंबाइन कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा और रिवाइंड करके पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।